नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 42nd डे है और पार्लियामेंट का दूसरा दिन है। और आज के टॉपिक्स हैं हमारे पार्लियामेंट में आर्टिकल 83 दैट इज ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा का क्या ड्यूरेशन होगा। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, अगर आपको एमपी बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होंगे। आर्टिकल 85 जिसमें सेशंस ऑफ पार्लियामेंट है, उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे क्योंकि वो थोड़ा लंबा है और थोड़ा पेचीदा है, तो उसको आराम से बारीकी से करेंगे। आर्टिकल 86 जिसमें राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू हाउसेस, 87 में है स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। एंड लास्ट इज आर्टिकल 88 जहां पे मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल के क्या राइट्स होंगे रिस्पेक्ट ऑफ हाउसेस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिकल 83 से। तो आर्टिकल 83 में है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। हमने देखा था कल दो हाउसेस होते हैं, कॉम्पोजिशन उनका, एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा आपका राज्यसभा। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में दोनों को एक साथ ही आर्टिकल 83 में कवर किया गया है। तो पहला है आपका ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा पहली बार फॉर्मेशन हुआ था 1952 1952 में। मैंने बताया था आपको कुछ की टर्म्स जो है ड्यूरेशन के रिगार्डिंग आपको याद रखना है। एक तो ये कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर होता है। कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर का मतलब हुआ कि दिस इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, यानी कि ये क्या है, एक परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा जिसकी फॉर्मेशन 1952 1952 में हुई, ये एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है जिसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये परमानेंट बॉडी है। तो क्या कंटिन्यूइंग चैम्बर होने का, परमानेंट बॉडी होने का, क्या कोई भी ए पर्सन है अगर वो राज्यसभा का मेंबर बन जाता है एमपी, तो वो जिंदगी भर के लिए रहेगा जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती? नहीं, ऐसा नहीं है। 1/3 जो मेंबर होते हैं, यानी कि 245 जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में, करेंटली वर्किंग स्ट्रेंथ है, इसका 1/3 मेंबर जो होता है दे रिटायर एवरी 2 ईयर। और फिर इनकी जो सीट्स होती हैं जो वैकेंट होगी उसको हम इलेक्शन से और प्रेसिडेंटियल नॉमिनेशन, जिसमें 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता था अंडर आर्टिकल 80 बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको हम लोग वापस से उन वैकेंट सीट को फिल करते हैं। और जो रिटायरिंग मेंबर्स है जिनको रिटायर कर दिया गया है, दे आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। कितनी बार? एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार आप जब तक जीवित हो, आप अगर योग्य हो बनने के राज्यसभा के मेंबर, या फिर आप इलेक्शन में जीत पाते हो, तो आप जितने के भर रह सकते हो। ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ये ध्यान रखिएगा। जो हमारा संविधान है उसने जो टर्म है इसका, राज्यसभा के मेंबर्स का, उसको फिक्स नहीं किया, नॉट फिक्स्ड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फिक्स नहीं किया है। और बोला किसको संविधान में सीधा ले गया, दिस प्रोविजन हैज बीन लेफ्ट टू द पार्लियामेंट। मतलब ये काम जो है पार्लियामेंट को दे दिया गया कि आप जो है इस पे कानून बनाओ। और पार्लियामेंट ने इसी की वजह से एक एक्ट लेकर आती है जिसका नाम होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में, 1951 में। और इसमें ये बोला 1952 में फॉर्मेशन हुआ, लेकिन उससे पहले ही पार्लियामेंट ने कानून बना दिया 1951 में। और इसमें ये बोला गया कि राज्यसभा के जो मेंबर होंगे, आरएस के मेंबर होंगे, उनकी टर्म कितने साल की होगी? 6 ईयर्स की होगी। तो ये ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ दे कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स्ड द टर्म ऑफ राज्यसभा ऑफ 6 ईयर्स, नहीं, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है, बस ये ध्यान रखिएगा। और जो ये एक्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 1951, इसमें पावर जो है थोड़ा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी दिया गया। द एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कर्टेल द टर्म ऑफ मेंबर्स चूजन इन द फर्स्ट राज्यसभा। मतलब ये कहा गया कि जरूरी नहीं है कि पहले राज्यसभा में जो 6 साल की ड्यूरेशन है वो 6 साल की ही रहे। तो इस हिसाब से तो ऐसा होगा कि सबको रिटायर कर दिया जाएगा। तो पहले बैच में क्या किया गया, प्रेसिडेंट ने ऐसा करवाया कि किसको रिटायर करना है उसको लॉटरी सिस्टम से डिसाइड किया गया। फर्दर द एक्ट ऑल्सो ऑथराइज द प्रेसिडेंट को यह भी पावर दिया टू मेक प्रोविजन टू गवर्न द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया पार्लियामेंट को कि आप रिटायरमेंट या टर्म पे जो है कानून बनाइए। पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इस एक्ट के तहत प्रेसिडेंट को पावर दिया गया कि जो भी पहले एमपी होंगे राज्यसभा के, तो उनको कैसे रिटायरमेंट करना है, उनकी टर्म को, उनके 6 साल की टर्म को अगर आप चाहो तो 4 साल का कर दो, 2 साल का कर दो, तो ऐसा हो सकता है। और पहली बार जो रिटायरमेंट का प्रक्रिया है उसको लॉटरी सिस्टम से डिसाइड किया गया। बाद में ये एक्ट ने प्रेसिडेंट को यह भी पावर दिया कि जो ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट है उसके लिए आप कानून बनाइए।
कैसे कैसे किसको रिटायर किया जाएगा। अब तक था आपका ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा। अब है लोकसभा। लोकसभा को हम कहते हैं हाउस ऑफ पीपल। हमने देखा राज्यसभा जो है कंटिन्यूइंग चैम्बर है, लोकसभा इज नॉट अ कंटिन्यूइंग चैम्बर। तो जाहिर सी बात है कुछ टर्म होता होगा, तो नॉर्मल टर्म जो है ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा का क्या होता है, 5 ईयर्स का होता है। जनरल इलेक्शन हो जाए, उसके बाद 5 साल पूरा होने के बाद ये ऑटोमेटिक जो है डिसॉल्व हो जाता है। दूसरी तरफ हमने देखा था कि राज्यसभा जो है इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसॉल्व। प्रेसिडेंट को ऑथराइज किया गया है कि लोकसभा को वो चाहे तो पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा को कोई भी इंसान जो है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो, उसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर प्रेसिडेंट जो है 5 साल से पहले किसी भी लोकसभा के टर्म को डिसॉल्व कर देते हैं तो उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा, नॉट चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा में इसको 5 साल पे ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाता है, या फिर उससे पहले अगर डिसॉल्व करने का पावर जो है किसको दिया गया है, प्रेसिडेंट को दिया गया। वो दो अलग बात है कि यूनियन कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर जो है उनको रेकमेंड करते हैं कि आप डिसॉल्व कर दो, बट कॉन्स्टिट्यूशन में ऑथराइज किया गया है किसको, प्रेसिडेंट को। ये तो हुआ कि नॉर्मल टर्म्स में लोकसभा कैसे फंक्शन करती है, 5 साल का ड्यूरेशन डिसॉल्व कैसे होता है। क्या लोकसभा के ड्यूरेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है? हाँ, लोकसभा के ड्यूरेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। वो कैसे? पार्लियामेंट कोई कानून बना देगी और वो उस टर्म का, लोकसभा के टर्म को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर सकती है। इतिहास में ऐसा हुआ है। जो 5th लोकसभा था उसको हमने एक्सटेंड किया था 2 बार। दो वो अलग बात है कि उसको पहले ही डिसॉल्व कर दिया गया, बट जब देश में आपके नेशनल इमरजेंसी लगा हो तो पार्लियामेंट कोई भी कानून बना के 1 ईयर एट अ टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, ये ध्यान रखिएगा, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ कि आप जो है किसी भी लोकसभा के ड्यूरेशन को एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप 1 साल तक कर सकते हो एक कानून बना के। फिर आपको लगे कि दूसरे साल भी करना है, आप तो भी कर सकते हो। फिर तीसरे साल भी करना चाहते हो, कर सकते हो। चौथे साल भी करना चाहते हो, लेकिन हर 1 साल पे आपको कानून बनाना होगा। लेकिन ये एक्सटेंशन जो है दैट कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो ये वर्ड जो है याद रखिए, बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर जो इमरजेंसी है उसको खत्म कर दिया गया है, तो इमरजेंसी आपके देश में लागू था, आपने उसको 1 ईयर एट ए टाइम एक्सटेंड करते गए, 3 साल 4 साल, जब तक इमरजेंसी है। लेकिन क्या हुआ, आपका इमरजेंसी जो है, सपोज हम मानते हैं 2025 है, तो 2025 से हमने एक्सटेंड कर दिया 2026 तक। लेकिन 2026 के स्टार्टिंग में ही इमरजेंसी जो है वो खत्म हो जाता है। इस वजह से क्या किया जाएगा कि जैसे इमरजेंसी खत्म हुआ तो 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिक जो है वो ऑपरेशन जो 1 ईयर का था वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बियॉन्ड आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तो लोकसभा के ड्यूरेशन को पहले डिसॉल्व किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑटोमेटिक डिसॉल्व वो 5 साल पे होगा। उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, एनी लेंथ ऑफ टाइम। लेकिन वो एक्सटेंशन जो है जैसे ही इमरजेंसी हमारे देश से खत्म हुआ उसके 6 महीने के अंदर जो है खत्म हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो 5th लोकसभा था हमारा, सरकार थी इंदिरा गांधी की। एक्चुअल में एक्सपायर होना था 18 मार्च, मतलब कि इसका 5 साल का टेन्योर जो है खत्म होना था 1976 में 18 मार्च को प्रिसाइजली। उस टाइम पे क्या हुआ, एक एक्सटेंशन लगा दिया गया, हाउस ऑफ द पीपल एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन एक्ट 1976 में ही पास हुआ, जिसके तहत इसको एक्सटेंड कर दिया गया 18 मार्च 1977 तक। यानी कि आपने देखा 1 साल के लिए, 1 ईयर। फिर उसी बीच में एक और कानून बना दिया गया। फिर बोला गया कि 18 मार्च 1978 तक हम एक्सटेंड करते हैं। कानून यही सेम चीज था, हाउस ऑफ द पीपल एक्सटेंशन ऑफ ड्यूरेशन एक्ट 1976 के तहत 2 बार एक्सटेंड किया गया। लेकिन इसी बीच में जो 5th लोकसभा था उसको प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व कर दिया प्रिसाइजली 18 जनवरी को 1977 में। तो इससे पहले ही एक्सटेंड जो हुआ था 1 ईयर एट ए टाइम, उससे पहले ही डिसॉल्व कर दिया गया। तो एक्सटेंशन हुआ था डिसॉल्व, प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं और उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो जो 5th लोकसभा था उसका ड्यूरेशन आप देखोगे तो नॉर्मल 5 साल 5 ईयर्स 10 मंथ्स और 6 डेज का था। तो कभी सवाल अगर आपसे पूछे कि किस लोकसभा का टेन्योर जो है सबसे लंबा था, तो दैट वाज 5th लोकसभा, ये ध्यान रखिएगा। और पूछे सबसे छोटा समयकाल किसका था, तो वो था 12th लोकसभा का।
ये था सिर्फ और सिर्फ 13 महीने 13 मंथ्स, यानी कि 1 ईयर 1 मंथ 13 मंथ्स 3 डेज का था 12th लोकसभा। ठीक है, 1998 से 1999 के बीच में था। अब जो है आर्टिकल 84 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या है, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। जैसे किसी को एमपी बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्होंने ये बोला है कि किसी भी पर्सन को अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो पहली बात उसका यूनिवर्सल क्वालिफिकेशन, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो भारत के नागरिक होने चाहिए। मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और एफर्मेशन, किसी भी पर्सन को ऑथराइज करती है इलेक्शन कमीशन, उसके सामने जो है ओथ और एफर्मेशन शपथ लेंगे। क्या शपथ लेते हैं एमपी बनने से पहले? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इसके अलावा क्वालिफिकेशन में क्या, एज का क्राइटेरिया रखा गया। जैसे किसी भी मेंबर को राज्यसभा का मेंबर बनना है यानी एमपी बनना है, उसके लिए ही और शी शुड नॉट बी लेस देन 30 इयर्स, यानी कि मिनिमम एज जो है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 साल चाहिए। दूसरी तरफ लोकसभा का किसी को मेंबर बनना है तो मिनिमम एज जो है 25 इयर्स चाहिए होता है। और इसके अलावा संविधान में यह भी कहा गया है ही मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट फिर से एक एक्ट लेके आती है, वही सेम एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। उसमें क्या कहा पार्लियामेंट ने, ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टोर फॉर ए पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, दिस इज सेम इन द केस ऑफ बोथ एंड द राज्यसभा एंड लोकसभा। इलेक्टोर मतलब कि भाई तुम वोटर भी हो, जाहिर सी बात है सारी चीजें, कि ऐसा नहीं है कि तुमको वोटिंग राइट से नहीं है बट तुम इलेक्शन लड़ रहे हो, तो ही मस्ट बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टोर। द रिक्वायरमेंट पहले क्या था कि अगर कोई भी पर्सन है, कोई ए पर्सन है, अगर वो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो जिस स्टेट से लड़ना चाहता है वो उसी स्टेट का हो। जैसे कि कोई असम से लड़ना चाहता है तो उसकी नागरिकता जो है असम की होनी चाहिए, मतलब वो वहां का रेसिडेंट हो। इस प्रोविजन को जो है 2003 में हटा दिया गया। इसी वजह से आप देखोगे कि 2003 के बाद जो है 2004 में जो एमपी है, हमारे राज्यसभा के एमपी बनते हैं मनमोहन सिंह असम से, बट वो रहने वाले होते हैं पंजाब। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड बताया कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर आपको राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो आप उसी राज्य से हो, आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी राज्यसभा के किसी भी स्टेट की सीट से आप चुनाव लड़ सकते हो। इसके अलावा और क्या क्वालिफिकेशन है, अगर मान लीजिए किसी को भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटीज उसका चुनाव लड़ना है तो जो उनके लिए सीट रिजर्व है वो उसी पे लड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के मेंबर बनने के लिए है। राज्यसभा में कोई भी सीट जो है एससी और एसटी के लिए रिजर्व नहीं है, या फिर किसी के लिए रिजर्व नहीं। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो है लोकसभा के सीट के लिए जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ अपने रिजर्व सीट पे लड़े, वो तो लड़ेंगे ही, उसके अलावा जो है वो किसी अन्य सीट पे भी लड़ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए नहीं है। लोकसभा में हमने देखा था 84 सीट्स जो है एससी के लिए रिजर्व होता है, और साथ ही साथ 47 सीट्स जो है वो एसटी के लिए रिजर्व होता है। आर्टिकल 86 में कहा गया राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू हाउस। प्रेसिडेंट मे एड्रेस ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और बोथ हाउसेस असेंबल टुगेदर एंड फॉर दैट पर्पस रिक्वायर द अटेंडेंस ऑफ मेंबर, मतलब उनकी मौजूदगी होनी जरूरी है। और जब एड्रेस करेंगे प्रेसिडेंट तो उसमें क्या, मे सेंड मैसेजेस टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विथ रिस्पेक्ट टू अ बिल, कोई बिल है पेंडिंग पड़ा हुआ है उसके बारे में आप लोग देखो बातें करो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है उसको बताना हो, सारी चीजें। तो ये सारी चीजें जो है प्रेसिडेंट कर सकते हैं, अंडर आर्टिकल 86 के अंदर इनको प्रोविजन दिया गया है। और जो भी मैटर होगा जिसको प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे तो उसको कंसिडरेशन में लेना ये मेंबर लोग का वो कर्तव्य बनता है। आर्टिकल 87 में ये पावर दिया गया किसको, प्रेसिडेंट को, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। क्या होता है, जब भी कोई पहला सेशन हो आफ्टर जनरल इलेक्शन, जैसे 2024 में जनरल इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसके बाद जो पहला सेशन होगा, फर्स्ट सेशन होगा हाउस ऑफ द पीपल का, यानी कि लोकसभा का, या फिर एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर साल का, जैसे 2025 का होगा या फिर आगे 2026 का होने वाला है, तो पहला सेशन जो होगा हर साल का उसको प्रेसिडेंट एड्रेस कर सकते हैं। शैल एड्रेस बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर एंड इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट्स समन्स। आप क्यों बुलाए हो, आप उनका रीजन बताते हो। प्रोविजन शैल बी मेड बाय द रूल्स रेगुलेटिंग द प्रोसीजर ऑफ ईदर हाउस ऑफ
फॉर द अलॉटमेंट ऑफ टाइम फॉर डिस्कशन ऑफ द मैटर्स रेफर टू इन सच एड्रेस। जैसे आपने रीजन बताया कि मैंने जो है पार्टिकुलर रीजन के लिए जो है आप लोगों को असेंबल किया है, बुलाया है, तो जाहिर सी बात है उनको टाइम दिया जाएगा। हर पार्टी को, जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उनको कुछ ना कुछ वक्त दिया जाता है कि आप इस पे बात करो और जो भी मैटर है उसके लिए डिस्कशन करना है, ये सारी चीज़ें। और जो टाइम एलोकेशन होता है इसमें, जितनी पार्टीज हैं, जितनी सीट्स उनको मिली है उसके हिसाब से उनको टाइम अलॉट किया जाता है। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, आर्टिकल 88। यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं और अटॉर्नी जनरल हैं एज रिस्पेक्ट ऑफ हाउसेस, जैसे कोई मिनिस्टर है वो लोकसभा का है, अटॉर्नी जनरल किसी के मेंबर नहीं होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, ये आर्टिकल 76 में मेंशन है। लेकिन अटॉर्नी जनरल जो है गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर होते हैं, तो इनको कुछ अलग राइट दिया गया है। तो जो लोकसभा का मेंबर है वो तो अपने हाउस में बैठेगा ही, उसमें वोटिंग भी करेगा, उसमें बातें भी करेगा, उसके प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट भी करेगा। लेकिन कोई मिनिस्टर है, सपोज दैट होम मिनिस्टर है अमित शाह, दो ये लोकसभा के मेंबर है, लेकिन राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाए कल को, तो ज्वाइंट सिटिंग में तो जाहिर सी बात है सबको बैठना होता है। राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे, राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स में ये बोल भी सकते हैं, ही हैज राइट टू स्पीक। तो सारे राइट्स होते हैं किसी भी मिनिस्टर्स को दूसरे हाउस में, सिर्फ एक राइट छोड़ के। जैसे इनको वोटिंग राइट्स नहीं होगी, इनको जब वोट करना हो किसी भी मैटर पे तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में वोट करेंगे, राज्यसभा में इनको वोटिंग राइट्स नहीं होगी। इसके अलावा जितने भी राइट्स हैं जो मेंबर को दिया जाता है, राज्यसभा के मेंबर को, वो मिनिस्टर को भी दिया जाता है। और साथ ही साथ किसको दिया जाता है? अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल टू कैन पार्टिसिपेट इन लोकसभा, राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स में। ही टू कैन स्पीक इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। इनके पास भी क्या नहीं होता है? वोटिंग राइट नहीं होगा, किसी भी हाउस में ये वोट नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखें, ये है आर्टिकल 88 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इन सब पे आधारित ये 5 जो आर्टिकल किया है उस पर कुछ क्वेश्चन है वो हम करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट अबाउट द राज्यसभा? राज्यसभा के बारे में, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। इट इज नॉट अ सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। जी हाँ, ये कंटिन्यूइंग चैम्बर है, ये परमानेंट बॉडी है, पीबी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इट हैज अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, नो इट हैज अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स। और ये संविधान में नहीं, पार्लियामेंट जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बताया है, ये ध्यान रखिएगा, 1951। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स। जी ये भी सही है। इट्स मेंबर शैल नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, नो इट शैल नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि दूसरा और चौथा गलत है, दूसरा 1 and 3 ओनली, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बी अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम एज कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 30 साल। 25 साल लोकसभा के मेंबर बनने के लिए, हाउस ऑफ द पीपल। 35 साल अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो, अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो, और अगर आपको गवर्नर बनना है तो मिनिमम एज जो है 35 होना चाहिए। लोकसभा का मेंबर बनना है 25 साल, राज्यसभा का मेंबर बनना है आपको 30 साल। ये जो है कुछ मिनिमम एज की क्राइटेरिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द राज्यसभा? 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 ईयर्स, यही सही है, ठीक है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट? 6 ईयर्स, ये देखा हमने। राज्यसभा इज कॉल्ड द परमानेंट हाउस बिकॉज, राज्यसभा को परमानेंट हाउस क्यों कहते हैं? ऑल मेंबर्स आर लाइफ लॉन्ग, नहीं। इट कैन नॉट बी डिजॉल्व, इसको डिजॉल्व नहीं कह सकते, ये इंपॉर्टेंट है। राइट टू डिजॉल्व द राज्यसभा इज वेस्टेड इन, तो पहली बात राज्यसभा को डिजॉल्व कर ही नहीं सकते, तो किसी को पावर ही नहीं दिया गया। प्रेसिडेंट को दिया गया? नहीं। वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट? नहीं। नन ऑफ देम, किसी को पावर नहीं है, डिसॉल्व ही नहीं किया जा सकता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? एरिया वाइज जो है सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा का है वो है लद्दाख। प्रिसाइजली देखे 1,73,266 स्क्वायर किलोमीटर। दूसरे पे बारमार है राजस्थान में, तीसरे पे कच्छ है गुजरात में, चौथे पे आपको अरुणाचल ईस्ट है, पांचवें पे अरुणाचल वेस्ट है, और चांदनी चौक जो है 10.59 स्क्वायर किलोमीटर जो कि दिल्ली में है, ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो लार्जेस्ट पूछे तो लद्दाख, स्मॉलेस्ट पूछे तो चांदनी चौक। सवाल है फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वाज हेल्ड इन, तो पहला जनरल इलेक्शन जो है लोकसभा का वो कब हुआ था? वो हुआ था 1952 में। वैसे स्टार्ट तो हो गया था 25 अक्टूबर को ही, 25 अक्टूबर 1951 में, चला था 21 फरवरी 1952 तक। पहला चुनाव था, जाहिर सी बात है वक्त लगेगा। और पहली बार जो लोकसभा की इलेक्शन हुई थी वो हुई थी 489 सीट्स पे,
अभी होता है हमारे 543 सीट्स पे। और लोकसभा जो है उसने पहला सेशन जो है उसका कमेंसमेंट हुआ था 13 मई 1952 में। तो राज्यसभा पहले स्टार्ट हुआ था, अप्रैल में हुआ था 1952 में, और मई में लोकसभा का पहला सेशन हुआ था 1952 में ही। द टेन्योर ऑफ विच लोकसभा वाज अबाउट 6 ईयर्स। तो देखा था हमने फिफ्थ लोकसभा का टेन्योर जो था वो नियरली 6 साल तक था। प्रिसाइजली 5 साल 5 ईयर्स 10 मंथ्स 6 डेज। तो नियरली फिफ्थ लोकसभा जो है, और स्मॉलेस्ट जो था वो किसका था, 12th लोकसभा। कितना था, 13 महीने 13 मंथ्स 3 डेज। द टर्म ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। हमने देखा था एक्सटेंशन हुआ है। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट अ टाइम, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 year एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये ध्यान रखिएगा। तो फिफ्थ लोकसभा का टेन्योर जो है एक्सटेंड हुआ है इतिहास में। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। देखो मिनिमम एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछे तो 25 साल होगा। मिनिमम एज फॉर मेंबर ऑफ राज्यसभा पूछे तो 30 साल होगा। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात आप लोकसभा के मेंबर हो तो भी आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही कहा जाएगा। इस वजह से यहाँ पे 25 साल जो है वो सही आंसर है। 25 ईयर्स, 18 ईयर्स आपकी वोटिंग एज होती है, 21 ईयर्स आपको म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज का चुनाव लड़ना हो तो, 25 आपका लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, 30 साल आपको राज्यसभा का मेंबर बनना हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना हो तो 30 साल चाहिए। फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया। ऐसा नहीं है। अ रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कंटेस्टेड, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं पे एंड होता है, और यह शो का ट्री का थीम है दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए। और आपको जनरली अगर ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक एंड कमेंट। टाटा, सी यू।